हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मधु एक बहुत ही प्यारी और शांत स्वभाव की लड़की थी। वो समस्तीपुर नाम के एक छोटे से गांव में अपने पति केशव के साथ रहा करती थी। केशव पेशे से एक कुम्हार था। उसकी इस कला का चर्चा हर जगह था। उसके हाथ के बने हुए मटके गांव वालों को बेहद पसंद आते थे। यहाँ तक कि दूसरे गांव के लोग भी स्पेशली आकर उसके मटके खरीदा करते थे। मधु उसकी मटका बनाने में बराबर मदद किया करती थी। ऐसे ही एक दिन, सुनिए जी, अगर इस बार बिक्री अच्छी हुई ना तो हम अपने घर में रंग रोगन करवा लेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर करवा लेंगे। लाइए जी, अब मैं बना देती हूँ मटके। आप कब से लगे हुए हैं, थक गए होंगे ना। अरे नहीं नहीं, तुम भी तो सारा दिन मेरी मदद करती हो, घर का काम भी करती हो। तुम आराम करो, मैं बना लेता हूँ। चलिए ठीक है। इतना कहकर मधु वहाँ से चली जाती है। दिन बीतते जाते हैं। केशव रोज सुबह नदी किनारे जाता, वहाँ से मिट्टी जमा करता और घर लाता, फिर मटके बनाकर उन्हें बेचता। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। पर एक दिन मधु को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है और वो जल्दी से ये बात अपने पति को बताती है। सुनिए जी, आप पापा बनने वाले हैं। अरे मेरी प्यारी मधु, दिल खुश कर दिया यार आज तुमने मेरा। बस यही कमी थी मेरी लाइफ में, आज तुमने वो भी पूरी कर दी। जी मैं भी बहुत खुश हूँ। तुम देखना देखना तुम, मैं अपने होने वाले बच्चे को बहुत अच्छी शिक्षा दिलवाऊंगा और उसे अपनी तरह मिट्टी में मिट्टी नहीं होने दूंगा। जी हाँ बिल्कुल, मुझे पता है कि आप इस बच्चे को बहुत अच्छी परवरिश देंगे और मैं भी आपका पूरा साथ दूंगी। दोनों प्यार से एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। वक्त बीतता जाता है। एक शाम केशव को शहर से बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है। वो लगातार मेहनत करके मटके बनाता है और सुखाने के लिए रख देता है। शाम हो जाती है। दोनों पति पत्नी सारा दिन काम करके थके हारे सो जाते हैं और अगली सुबह बाहर का नजारा देखकर दोनों के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है, क्योंकि रात भर आए तेज तूफान और बारिश ने उनकी सारी मेहनत पर मट्टी फेर दी थी। दोनों के मटके पानी में बह जाते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरी सारी मेहनत पानी में बह गई। अब मैं क्या करूँगा? जी आप परेशान मत होइए, हम दोबारा से मेहनत करके सब बना लेंगे। हौसला रखिए। मधु मधु जी जी सुनिए, उठिए ना। हे भगवान, क्या हो गया इन्हें? केशव जी उठिए ना, उठिए ना प्लीज, मेरी बात सुनिए। केशव जी। मधु के रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां जमा हो जाते हैं और जल्दी से केशव को गांव के अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां पता चलता है कि उसे हार्ट अटैक आया है। ऐसे में घर की सारी जिम्मेदारी बेचारी प्रेग्नेंट मधु पर आ जाती है। वो घर की आर्थिक स्थिति संभालने हेतु मटके भी बनाती और साथ ही घर को भी संभालती और अपने बीमार पति का भी ख्याल रखती। गर्भवती होने के कारण उसे चाक पर बैठकर मटके बनाने में काफी दिक्कतें होती हैं। कभी कभी तो मटके उसके हाथों में ही टूट जाते। लगातार काम और समय पर खाना ना खाने की वजह से उसे कमजोरी होना शुरू हो जाती है, पर फिर भी वो अपना काम नहीं रोकती और मेहनत करती ही रहती। मटके बनाती, उन्हें सुखाती और फिर भट्टी में उनको पकाती। इससे जो 4 पैसे जमा होते उसे वो घर का खर्च चलाती। ऐसे ही एक दिन, अरे बहन जी, ये मटके का क्या दाम है? जी बहन जी, 50 रुपए का है। अरे वाह, इतना अच्छा काम और इतना कम दाम। अरे मेम साहब, कैसी बात करती हैं आप? ज्यादा बड़ा मुंह खोलेंगे तो पेट कैसे भरेंगे, बिक्री कैसे होगी? वैसे तुम इस हालत में काम क्यों करती हो? तुम्हारा पति नहीं है क्या? जी मेम साहब, वो बीमार है, घर का गुजारा भी करना है,
पति की दवा का भी खर्चा है, काम तो करना ही होगा ना, ऐसे हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते। वैसे मेरे पास तुम्हारी इस समस्या का एक उपाय है। तुम अपने मटकों को शहर जाकर बेचो, वहाँ बहुत अच्छी कीमत मिलेगी तुम्हें। क्या आप सच कह रही हैं मेम साहब? शहर में भी लोग मटके का पानी पीते होंगे भला? अरे बहन, कैसी बातें कर रही हो? मैं भी तो शहर से ही आई हूँ। तुम मेरी बात मानो और जाना जरूर एक बार। इतना कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मधु अपने घर और बीमार पति की तरफ देखती है। वो शहर जाकर मटके बेचने का फैसला करती है। अगले दिन सर पर भारी मटके टोकरी में रखकर वो पैदल चलना शुरू करती है। किसी तरह हाफते हाफते वो शहर के बड़े बाजार में पहुंचती है और एक कोने में खड़ी हो जाती है। उसे अपनी कला से बनाए मटकों के अच्छे दाम मिलते हैं। वो खुशी खुशी शाम को घर आती है। सुनिए जी, देखिए ना, आज कितनी अच्छी बिक्री हुई है और मैं आपकी सारी दवाइयाँ भी ले आई हूँ। अब आप जल्दी से अच्छे हो जाएंगे। अरे मधु, भगवान मुझे उठा क्यों नहीं लेता? मुझ में तो इतनी भी ताकत नहीं कि मैं उठकर तुम्हारी थोड़ी मदद करूं। नहीं नहीं, ऐसी बातें मत कीजिए। आप तो मेरा हौसला है। ये हिम्मत मुझे आप ही से मिली है और ये जो हाथों में कला है, ये भी आप ही की देन है। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। इस हालत में भी तुम इतना सब कर रही हो, मुझे खुद पर शर्म आने लगी है अब तो। आप भी ना जरूरत से ज्यादा ही सोच रहे हैं। बस अब आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आपकी मधु है ना आपके पास? आपको भरोसा है ना मुझ पर? खुद से भी ज्यादा है। बस फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। दिन बीतते जाते हैं। मधु रोज सुबह सुबह मटकों का भरा टोकरा सर पर रखकर शहर की तरफ चल देती है और सारा दिन वो मटके बेचती और शाम को घर आती। उसके घर के हालात धीरे धीरे सुधरने लगती हैं। केशव की तबीयत में भी सुधार आना शुरू हो जाता है और वो वापस से मटकी बनाना शुरू कर देता है। ऐसे ही एक शाम, देखिए जी, आज कितनी ज्यादा कमाई हुई है और शहर के एक बड़े साहब ने ना 100 मटके बनाने का ऑर्डर दिया है। क्या सच में? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। मधु, ये सब ना तुम्हारी मेहनत का फल है। अच्छा जी, सच्ची में क्या? वैसे आज मेरा ना कच्ची कैरी खाने का बड़ा मन कर रहा है, प्लीज ला दो। अरे क्यों नहीं मेरी रसमलाई। केशव मधु को कच्ची कैरी लाकर देता है। दोनों पति पत्नी मिलकर ऑर्डर पूरा करते हैं और इस बार केशव बाजार में उसे बेचने के लिए जाता है। उनके आर्थिक हालत सुधरने लगते हैं। वो अपनी मदद के लिए कुछ कुम्हार भाइयों को अपने साथ काम पर लगा लेते हैं और तरक्की करने लगते हैं। कुछ ही समय बाद मधु एक बहुत ही प्यारी बेटी को जन्म देती है। केशव और मधु मिलकर नन्हे मेहमान का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह हमारी मेहनती कुम्हारन बहू ने अपने घर परिवार को संभाला। क्या आपके आसपास भी ऐसी मेहनती बहुएं हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि माँ का दिल कितना प्यार भरा होता है, जो चाहकर भी किसी का बुरा नहीं सोच सकता। कुछ ऐसा ही दिल था समीर की माँ देवकी का। समीर की उम्र 4 साल की थी जब उसके पिताजी महेश का देहांत हो चुका था। तब से उसकी माँ देवकी ने उसकी परवरिश अकेले की थी। कभी वो घरों में बर्तन धोती, कभी झाड़ू पोछा लगाती और जो 4 पैसे जमा होते उससे घर चलाती। घर में कभी खाना कम पड़ता तो वो अपने हिस्से का खाना भी अपने बेटे को दे देती और खुद भूखी प्यासी सो जाती। माँ, मुझे पैसे चाहिए, दोस्तों के साथ घूमने जाना है। कितने पैसे चाहिए मेरे लाल? मुझे 10,000 रुपए चाहिए। बेटा, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। मुझे नहीं पता, कहीं से भी लाओ चाहे।
मुझे पैसे चाहिए, मतलब चाहिए, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। अरे बेटा ऐसा मत बोल, मैं करती हूँ कुछ ना कुछ, पर तू खाना खा ले मेरे लाल। देवकी किसी तरह मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से 5,000 का इंतजाम कर देती है और शाम को लाकर अपने बेटे समीर को देती है। बेटा ये ले पैसे। ये क्या है? ये तो 5,000 रुपए है। मैंने कहा था ना मुझे 10,000 रुपए चाहिए। मेरे राजे जितने हो पाए मैं ले आई। कैसी माँ हो आप, अपने बेटे की छोटी सी डिमांड भी पूरी नहीं कर सकती हो। अरे मेरे लाल ये कैसी बातें कर रहा है तू, ऐसा मत बोल, तेरी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। बस बस, अब ये ममता का ढोंग रचाना बंद करो। मेरे लिए तो आप किसी काम की नहीं हो। समीर के ऐसे बोल उसकी माँ देवकी को बहुत ठेस पहुंचाते हैं। वो सारी रात अपने कमरे में बैठी रोती रहती है। समीर रोज ही ऐसे ही अपनी माँ का दिल दुखाया करता था, पर माँ तो माँ होती है, वो उसे कभी कुछ नहीं कहती। बेटा जितना बुरा करता वो उसका ख्याल उतना ही ज्यादा रखती। कुछ वक्त बीतता जाता है और समीर को काजल नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है जो बहुत ही ज्यादा घमंडी थी। वो उससे शादी करके अपने घर ले आता है। उसे अपनी सास देवकी जरा भी पसंद नहीं थी। समीर देखो ना, तुम्हारी माँ सारा दिन मुझसे काम करवाती है, खुद कुछ भी नहीं करती, बस हुक्म चलाती है मुझ पे। क्या सच में ऐसा किया उन्होंने? इतनी हिम्मत हो गई उनकी, हैं? हाँ देखो ना, मेरे हाथों की हालत कितने लाल हो गए हैं बर्तन घिस घिस के। समीर अपनी पत्नी के बोले हुए झूठ पर यकीन करके गुस्से से तिलमिलाता हुआ अपनी माँ के पास जाता है। माँ, माँ, कहाँ हो आप? यहाँ आओ। हाँ समीर बेटा, झाड़ू लगा रही हूँ, क्या हुआ है तुझे? ये मैं क्या सुन रहा हूँ माँ? काजल कह रही है आप घर का सारा काम उससे करवाती हो और खुद आराम फरमाती हो। मैं कह देता हूँ माँ, अगर मेरी बीबी को परेशान किया तो मैं आपको घर से निकाल दूंगा। पर बेटा मैंने तो बहू को कोई भी काम करने को नहीं कहा। तो क्या मेरी बीवी झूठ बोल रही है? सच तो ये है कि आप काम चोरी करती हैं और सारा काम मेरी बीवी से कराती हैं। देवकी बिना किसी बात का जवाब दिए चुपचाप जाकर रसोई में खाना बनाना शुरू कर देती है और मन ही मन सोचने लगती है, हे ऊपर वाले, मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो मेरा बेटा मुझसे ऐसे बात कर रहा है? माँ के हाथों में पड़े छाले नजर नहीं आते उसे? अरे बीवी का बोला झूठ भी उसे सच लग रहा है। हे भगवान, ऐसा क्यों है? काजल रोज कोई ना कोई तरकीब लगाकर अपनी सास और पति में फूट डालती ही रहती है, तो वहीं समीर भी बिना सच जाने अपनी पत्नी के झूठ पर यकीन कर लेता। काजल अपनी सास को घर से निकालने की तरकीब सोचने लगती है। वो जानबूझकर अपने पैरों पर गर्म पानी गिरा लेती है। सुनिए जी, देखिए ना सासू माँ ने क्या किया। मैंने जरा सा काम करने से मना किया तो उन्होंने मेरे पैर पे गर्म पानी गिरा दिया। उनकी ये हिम्मत, उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया? तभी बाजार से देवकी हाथों में बड़ी बड़ी सब्जियों के थैले लेकर घर पहुंचती है। माँ, आपने मेरी बीवी का पैर जला दिया। आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अरे बेटा, क्या कह रहा है तू? तुझे लगता है तेरी माँ ऐसा करेगी? अरे सब झूठ है ये। देखा समीर, अब ये झूठ बोल रही है। अरे अरे हे भगवान, झूठ मैं नहीं बेटा, तेरी बीवी बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। माँ जी, आखिर आपको मुझसे दिक्कत ही क्या है? आपको तो मेरा किया कोई काम पसंद नहीं आता। आज आपने मेरा पैर जला दिया, कल को तो आप मुझे जहर देके मार देंगी। हे भगवान, मैं तो ये घर ही छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं काजल, अगर घर छोड़कर कोई जाएगा तो वो माँ जाएगी। इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगी?
अच्छा, तो अब आपको अपनी उम्र याद आ रही है और मेरी बीवी पर जुर्म ढाते हुए आपको ऐसा याद नहीं आया? अपना सामान उठाइए और निकल जाइए मेरे घर से। अरे अरे बेटा, ऐसा मत कर, मैं कहाँ जाऊंगी इस उम्र में, रहम खा। आप तो माँ होने के नाम पर भी कलंक हो। निकल जाओ मेरे घर से, मैं भी सोच लूंगा, मर गई मेरी माँ। दोनों पति पत्नी घर के अंदर चले जाते हैं। देवकी हाथों में अपना सामान लिए रोती हुई चली जाती है और भूखी प्यासी एक वृद्धा आश्रम में जा पहुंचती है। वहीं दूसरी तरफ समीर की तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है। एक रात उसके सीने में बहुत तेज दर्द होता है। काजल, काजल जल्दी आओ, काजल, काजल। जी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना समीर? काजल जल्दी से अपने पति समीर को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां उसे आईसीयू में भर्ती किया जाता है। डॉक्टर जल्दी से समीर का इलाज शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर जाते हैं और काजल से कहते हैं, जी देखिए, आपके पति के दिल में छेद है। हमें जल्द ही कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अपना दिल इनको देने के लिए रेडी हो, वरना हम इनको नहीं बचा पाएंगे। अपने बेटे के बीमार होने की खबर जैसे ही देवकी को मिलती है, वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाती है और अपना दिल अपने बेटे को दे देती है। डॉक्टर देवकी का दिल निकालकर समीर के सीने में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जिससे उसकी जान बच जाती है, पर उसकी मां मर जाती है। होश में आने पर काजल उसे सारी बात बताती है कि किस तरह वो अपनी सास के खिलाफ षड्यंत्र रचती रहती है। आज तक उसने जो भी किया वो सब झूठ था। अपने द्वारा की गई गलतियों पर पछतावा होने लगता है और वो अपने दिल पर हाथ रखता है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है, बेटा मैंने कहा था ना, तेरी खुशी से ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान तुझे लंबी उम्र दे मेरा लाल। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे ना कि माँ कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती। बच्चा चाहे लाख गलतियां कर ले, पर माँ का दिल हमेशा उसके लिए ममता और प्यार से भरा रहता है। तो क्या आपकी माँ का दिल भी ऐसा ही है? तो आज एक कमेंट अपनी माँ के नाम पर। आशा सरल स्वभाव की एक घरेलू लड़की थी। उसका पति सुजीत एक मोटर मैकेनिक था और अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। भगवान की कृपा से उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। दोनों की जिंदगी की गाड़ी राइट ट्रैक पर चल ही रही होती है। रोजाना की तरह आशा अपने पति को लंच देकर गैराज भेजती है और फिर घर के कामों में व्यस्त हो जाती। वहीं सुजीत भी खुशी से लंच लेकर अपने गैराज की गाड़ियों को ठीक करने में लग जाता। ऐसे ही एक दिन दुर्घटनावश उसका एक हाथ गाड़ी के नीचे आ जाता है। गैराज में मौजूद उसके साथी उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और फोन करके ये खबर आशा को देते हैं। हेलो, अरे आशा जी बोल रही हैं क्या? हाँ जी बोलिए। अरे मैडम, जल्द से जल्द आप सिटी हॉस्पिटल पहुंचिए। अरे सुजीत का एक्सीडेंट हो गया है। हे भगवान, क्या हो गया मेरे पति को? वो ठीक तो है ना? अब संभालिए खुद को और फटाफट से हॉस्पिटल पहुंचिए। भाई साहब, आप इनका ख्याल रखिएगा। मैं जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचती हूँ। अपने पति के एक्सीडेंट की खबर सुन तुरंत ही आशा हॉस्पिटल निकल जाती है। डॉक्टर साहब, इनकी तबीयत कैसी है? ये ठीक तो है ना? जी देखिए, इस दुर्घटना के कारण हमें इनका एक हाथ काटना पड़ेगा, नहीं तो इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल जाएगा। क्या डॉक्टर साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए मैडम, आप संभालिए खुद को। डॉक्टर साहब, क्या मैं अपने पति से मिल सकती हूँ? आशा अपने पति सुजीत के पास जाती है, जहां वो बेहोश होता है। अपने पति को इस हाल में देख आशा उसको गले लगाकर रोने लगती है। उसकी आंख के कुछ आंसू सुजीत के चेहरे पर गिर पड़ते हैं और अचानक ही वो होश में आने लगता है। अरे आशा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो ऐसे? मैं यहाँ। आपको होश आ गया? जी आराम से, आप ठीक तो है ना?
इतना कहकर जैसे ही सुजीत आशा के आंसू पोंछने के लिए अपने हाथ बढ़ाता है तो देखता है कि उसका दायां हाथ है ही नहीं, जिसे देख उसे बहुत ज्यादा धक्का लगता है। देखो ये क्या हो गया, अब क्या होगा हमारी गृहस्थी का। अरे कैसे चलेगा हमारा घर। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना आपके साथ। देखो मेरा एक हाथ नहीं रहा, अरे कैसे खिलाऊंगा मैं तुम्हें। अरे ये कैसे बातें कर रहे हैं आप? आपका एक हाथ कट गया तो क्या हुआ, ये 2 हाथ तो है ना। अब से मैं आपकी ताकत बनूंगी। हे भगवान, अरे इससे अच्छा तो तुम मुझे मार ही देते। नहीं नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। आज तक आप ही तो कमा रहे थे, लेकिन अब अपने जीवन की गाड़ी मैं चलाऊंगी। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं और आशा को वार्ड से बाहर निकलने के लिए बोलते हैं। साथ ही उसे बताते हैं, देखिए मैडम, इस हादसे की वजह से इनके अंदर काफ़ी वीकनेस आ गई है और ऐसे केसेस में पेशेंट डिप्रेशन में भी चला जाता है, तो आपको इनका खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर की बात सुन आशा खुद को संभालती है और अपने पति का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगती है। दिन बीतते जाते हैं, उसके घर की आर्थिक हालत दिन पर दिन बिगड़ने लगती है, जिसे देखते हुए वो अपने घर की आर्थिक कमान अपने हाथों में ले निकल जाती है रोजगार की तलाश में। सुबह से शाम वो गली गली भटकती है, पर उसे कहीं रोजगार ही नहीं मिलता। थक हार कर उदास हो वो एक धोबन की छोटी सी दुकान पर बैठती है। उसे इस तरह हताश देख वो धोबन उससे बोलती है, अरे बहन जी, सुबह से देख रही हूँ आपको, यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रही हो, कुछ खो गया है क्या? नहीं नहीं बहन, कुछ खोया नहीं है, मगर कुछ ढूंढ जरूर रही हूँ। अरे वही तो, बताओ तो सही क्या खो गया है, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। अरे बहन क्या बताऊं, काम की तलाश में बस दर बदर भटक रही हूँ। 2 दिन से घर पर चूल्हा नहीं जला, ऊपर से पति की दवाइयाँ, बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा करूँ तो क्या करूँ। अरे बहन जी, परेशानियाँ तो सबकी जिंदगी में आती रहती हैं, तुम हिम्मत रखो, चिंता मत करो। पहली बार काम करने के लिए घर से बाहर निकली हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, ऐसे खाली हाथ अपने घर कैसे वापस जाऊँ। अरे बस बस, रुलाओगी क्या? ये लो, पानी पी लो और थोड़ा सत्तू खा लो, सब ठीक हो जाएगा। 2 दिन से भटक रही हूँ मैं, कोई काम धंधा नहीं है मेरे पास। तुम चिंता मत करो, वो बड़ी सी पीले रंग की कोठी देख रही हो, वो मेरी मालकिन का घर है, मैं अभी उनके घर कपड़े देने जाऊंगी, तुम भी मेरे साथ चलना। कुछ ही देर में धोबिन अपने कंधे कपड़ों की गठरी लिए आशा को अपनी मालकिन के घर ले जाती है। राम राम मालकिन। हाँ नमस्ते। अरे सुषमा, ये ले तेरे 1500 रुपए, बाकी कल दे दूंगी। और ये मिठाई का डब्बा। और ये कौन है तेरे साथ? मालकिन, ये मेरी सहेली है, बड़ी ही दुखी है, कोई काम हो तो बता दीजिए, ये कर लेंगी। मालकिन, कोई भी काम हो, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कुछ कर दूंगी, बस काम दे दो। अच्छा, वैसे मुझे भी एक काम वाले की जरूरत थी, कल से घर पर आ जाना काम करने, और ये लो 2000 रुपए एडवांस। बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब आपका। इस तरह आशा को पीली कोठी वाली मालकिन के घर में काम मिल जाता है। इसके साथ साथ वो और भी 2-3 घरों में बर्तन मांजने का काम करने लग जाती है, जिसके कारण उसके घर की आर्थिक हालत सुधरने लगती है और उसकी गृहस्थी की गाड़ी धीरे धीरे ट्रैक पर आने लगती है। ऐसे ही एक शाम जब वो काम कर घर आती है तो देखती है कि उसका पति घर में है ही नहीं। सुधीर, सुधीर, कहाँ है आप? अरे यही हूँ मैं। अरे आप क्यों खाना बना रहे हैं? मैं हूँ ना, मैं बना लेती खाना। अब घर में बैठे बैठे इतना तो कर ही सकता हूँ मैं।
और फिर ये तुम्हारे प्यारे प्यारे हाथ काम करके थक जाते होंगे, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, लाइए मैं बनाती हूँ, हटिए आप। अरे तुम्हें क्या लगता है मैं घर नहीं संभाल सकता? अरे बाबा, मैंने कब कहा? वैसे एक सरप्राइज है मेरे पास तुम्हारे लिए। वो क्या, बताइए। ऐसे थोड़ी ना, पहले आंखें बंद करो अपनी। अच्छा, अब आंखें खोल लूं क्या? मुझसे सब्र नहीं हो रहा। और नहीं नहीं, अभी नहीं। हाँ, अब खोलो। वाओ, इट्स अमेजिंग। तुमने कितनी प्यारी तस्वीर बनाई है। एक और तोहफा है मेरे पास तुम्हारे लिए कि मैं कल से गैराज जा रहा हूँ। अरे एक हाथ नहीं है तो क्या हुआ, दूसरा तो अभी है ना। यानी कि अब हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो जीवन की गाड़ी राजधानी एक्सप्रेस की तरह भागेगी। समय बीतता जाता है। सुधीर अपनी डिसेबिलिटी को अपनी एबिलिटी बना लेता है। वहीं आशा की हिम्मत और मेहनत रंग लाती है। वो अपने पति के पेंटिंग के हुनर को बढ़ावा देने के लिए अपनी मालकिन से बात करती है। उसकी पेंटिंग को आर्ट गैलरी में सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग का दर्जा मिलता है, जिससे कि उन दोनों की किस्मत ही बदल जाती है। शोहरत और दौलत उनके कदम चूमने लगती है। तो देखा दोस्तों, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। आखिर बर्तन मांज कर ही तो हमारी बहू आशा ने अपने पति का इस मुश्किल भरे दौर में साथ दिया और उसे सफलता के मुकाम तक पहुंचा दिया। क्या आपके आसपास भी ऐसी मेहनती जोड़ियां हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। प्राची एक बहुत ही सुंदर और गुणी लड़की थी। उसके पिता बाबूलाल और माँ शिवानी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। प्राची हमेशा से ही घर का सारा कामकाज बड़े मन लगाकर किया करती थी। आसपास के सभी लोग उसके स्वभाव और गुणों की चर्चा करते ही रहते थे। वक्त बीतता जाता है। उसकी उम्र 25 साल हो गई थी, लेकिन अब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। पता है क्यों? क्योंकि उसकी कुंडली में मांगलिक दोष था। शादी के लिए रिश्ते तो बहुत आते, पर उसके मंगल दोष की वजह से सभी रिश्ते टूट जाते। सुनिए जी, इतने रिश्ते आते हैं, पर मांगलिक दोष के कारण सब धरा का धरा रह जाता है। कब होगी हमारी बेटी की शादी? सब ताने देते हैं। अरे तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। भगवान जरूर कुछ अच्छा सोचे होंगे। जी भगवान करे ऐसा ही हो। मैं तो कब से दुआएं मांगी बैठी हूँ, जल्दी से बस ये रिश्ता पक्का हो जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। प्राची के लिए नितिश नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है, जिसकी माँ रुक्मणी ज्योतिष शास्त्र में बहुत आस्था रखती थी। वो अपने घर के सारे काम पारिवारिक पंडित से पूछकर किया करती थी। सब हॉल में बैठकर रिश्ते की बात कर ही रहे होते हैं कि तभी रुक्मणी बोलती है, बाकी सब बातें तो ठीक हैं शिवानी जी, पर मैं बिना नक्षत्र देखे रिश्ता पक्का नहीं करूंगी। हाँ जी ये क्या जरूरी है? जी हाँ, बिना नक्षत्र मिलाए तो कुछ भी नहीं होगा। जरा अपनी बेटी की जन्म तिथि तो बताओ। हाँ अजी 7 सितंबर, वो क्या बोलते हैं 1995 रविवार का दिन था, सुबह के 8 बजे थे। जी ये क्या कह रहे हैं आप? अपनी प्राची का जन्म तो 6 दिसंबर का है ना, झूठ क्यों बोल रहे हैं? अजी पंडित जी, अब जल्दी से बता भी दो कि कितने गुण मिलते हैं मेरे बेटे और प्राची बिटिया के। पंडित कुछ देर कुंडली को पढ़ने और देखने के बाद बोलते हैं, अरे बहुत ही शानदार, 36 के 36 गुण मिलते हैं भाई साहब। सच में? अरे एकदम सही रुक्मणी बहन, इससे अच्छा रिश्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। लाओ दक्षिणा। पंडित जी की बात सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। पर प्राची को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस रिश्ते की शुरुआत झूठ से हुई थी। सभी लोगों के वहाँ से जाने के बाद प्राची बोलती है, माँ, पिताजी, ये सब क्या हो रहा है? आपने मेरा रिश्ता झूठ बोल के पक्का कर दिया। आप जानते हैं ना कि मेरी राशि में मांगलिक दोष है, फिर क्यों रिश्ता पक्का किया आपने? अरे बेटा, हमने जो किया वो तेरी भलाई के लिए किया। अब तेरी शादी बिना टेंशन के हो जाएगी। हाँ बेटा,
तेरे पापा जी ने जो भी कहा है ना, बिल्कुल सही कहा है। अब तेरा मंगल दोष हटाने का उपाय मिल गया है मुझे। क्या उपाय? कैसा उपाय माँ? बेटा, पंडित जी ने कहा है हमें पहले तेरी शादी कुत्ते से करवानी होगी, जिससे कि तेरा मंगल दोष कुत्ते पर आ जाएगा और वो मर जाएगा। फिर तेरी शादी हम नीतीश से करवा देंगे। हाँ बेटा, तेरी माँ सही कह रही है। माँ, पापा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपकी बेटी हूँ, कोई गली में घूमता आवारा जानवर नहीं हूँ जिसकी शादी आप कुत्ते से करवा देंगे। मैं ये शादी कभी नहीं करूँगी। देखो देखो कैसी बातें करती है। अगर इसने नहीं करी ना शादी तो सच्ची बता रही हूँ, जहर खा लूंगी मैं। माँ, आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि ऐसा कर देने से मेरा मंगल दोष हट जाएगा और आगे जाकर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? कोई प्रूफ है आपके पास? है तो बताइए। जितना कहती हूँ ना, बस उतना कर। इससे कम और ज्यादा मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, समझी? अपनी माँ की बात सुनकर बेचारी प्राची जबरन ये सब करने के लिए राजी हो जाती है और उसका मंगल दोष उतारने के लिए उसे दुल्हन की तरह सजाया जाता है और उसकी शादी उन्हीं के घर के पालतू कुत्ते कोको से करवा दी जाती है। घर के सभी लोग कोको को अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। दामाद जी, आओ आओ आओ, खाना खा लो, आओ आओ। अरे अरे दामाद जी, अरे आ जाओ। अरे अरे आइए ना। अरे भाई साहब, कहाँ जा रहे हो? अरे किधर ध्यान है? आइए ना दामाद जी। ये सब देखकर प्राची को बहुत बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है, पर वो कुछ नहीं कहती। तभी उसकी माँ उसे कहती है, ले बेटा, अब तू भी खा ले और रस्म पूरी कर दे, एक साथ खाने की। दामाद जी कितने प्यारे हैं ना। ये क्या कह रही हैं आप माँ? मैं कोका का झूठा खाना खाऊं? शादी कर ली, इतना बहुत नहीं है? अरे बेटा, पति है ये तेरे। हमारे दामाद जी ऐसे नाम नहीं लेते अपने पति का। क्या हुआ अगर ये कुत्ता है तो? अरे एक काम क्यों नहीं करती आप? कोका के जैसा पट्टा लाकर मेरे गले में भी डाल दो और बाहर किसी खम्बे से बांध दो मुझे। अरे लाडो, नाराज मत हो, सब तेरे भले के लिए ही तो किया है, तेरा मंगल दोष उतारने के लिए। अब जल्दी से खा ले। मैंने कहा कि मैं नहीं खाऊंगी माँ, मैं कोई जानवर नहीं हूँ। ज्यादा चक्कर मत कर और चुपचाप खा ले, नहीं तो जबरदस्ती खिलाना आता है मुझे। नहीं खाऊंगी तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। शिवानी अपनी बेटी के बार बार मना करने के बावजूद भी जबरदस्ती उसे कोको का जूठा खिला देती है। वक्त बीतता है, नीतीश और प्राची की शादी का दिन आ जाता है। सारी तैयारियां हो जाती हैं और घर के बाहर नाचती गाती बारात पहुंच जाती है। दूल्हा दुल्हन को मंडप में ले जाया जाता है। प्राची को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पंडित जी गठबंधन के लिए मंत्र भी पढ़ रहे होते हैं कि तभी वो जोर से बोलती है, ये शादी नहीं हो सकती, रोक दीजिए ये शादी। जिस रिश्ते की बुनियाद झूठ पर टिकी हो, वो रिश्ता कभी सफल नहीं हो सकता। पर क्यों? क्या हुआ? और किस झूठ की बात कर रहे हैं आप सब लोग? मैं एक मांगलिक हूँ, तुम मुझसे शादी करोगे ना तो तुम्हारी मौत हो जाएगी, ऐसा सब लोग कहते हैं मुझे। सभी लोग हैरानी से प्राची की तरफ देखने लगते हैं। क्या कहा? तू मांगलिक है? हे भगवान, तेरे घर वालों ने हमेशा झूठ बोला। लगता है मेरे बेटे को मारने की साजिश रच रहे हैं। नहीं नहीं बहन जी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी रोक दो ये शादी और बारात वापस ले चलो, कोई शादी नहीं होगी। नहीं नहीं, मेरी बेटी की जिंदगी तबाह हो जाएगी, ऐसा मत करो। बस करो माँ, और क्या क्या करोगी आप? मेरा मंगल दोष उतारने के लिए आपने मेरी शादी एक कुत्ते से करवा दी, उसका झूठा खाना खिला दिया मुझे। इतने पे भी आपका मन नहीं भरा जो भिखारियों की तरह मेरे रिश्ते के लिए भीख मांग रही हैं? ये सब बातें सुनकर नीतीश बोलता है, क्या ऐसा सब है तुम्हारे साथ? अरे मैं ये अंधविश्वास नहीं मानता। प्राची, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे ही शादी करूंगा, अब चाहे बीच में मंगल आए या शनि आए, आई डोंट केयर। अरे मेरे लाल, तू पागल हो गया है क्या? अरे पागल मैं नहीं, आप सब हो गए हैं। और मुझे शादी के बाद का तो पता नहीं, अगर मेरी शादी प्राची से नहीं हुई तो मैं डेफिनेटली मर जाऊंगा। इस तरह नीतीश प्राची से शादी कर लेता है और दोनों एक खुशहाल जिंदगी बिताते हैं। वक्त के साथ साथ रुक्मणी की सोच में भी परिवर्तन आता है और वो पाखंड को त्याग वास्तविकता में जीना शुरू कर देती है। इस तरह
सबको समझ आ जाता है कि दोष इंसान की दकियानुसी सोच में होता है, कुंडली या मांगलिक दोष में नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी मांगलिक बहू? तो क्या आप